गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम 31 दिसंबर के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ईयर का सबसे लास्ट डे है आज 31 दिसंबर। जुड़े रहिए इसी तरीके से 2025 में और ज्यादा धूम मचाने वाले हैं हम डेली करंट अफेयर के साथ में। तो इसी तरीके से बने रहिएगा। सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ आपको क्रेजी जी का ट्रिक के एप्लीकेशन पर मिलेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहां से डेली करंट अफेयर की पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप करंट अफेयर का ईयरली पैकेज 2025 का ज्वाइन कर लीजिएगा। वन स्टॉप सॉल्यूशन है करंट अफेयर का आप सभी के लिए। मैं बार बार आपको इन्फॉर्म करता हूं 2025 में वो आपके बहुत ही काम आने वाला है हर एग्जाम के लिए। आइए शुरू करते हैं 31 दिसंबर के करंट अफेयर को। आज के सेशन का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखिए। किस भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी ने विश्व रैपिड महिला शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो वर्ल्ड रैपिड विमेंस चेस चैंपियनशिप 2024 का टाइटल अपने नाम किया है इंडिया की कोनेरू हम्पी ने। आंसर हो जाएगा आंसर ए। कोनेरू हम्पी की बात करें तो बहुत ही फेमस भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी है जिन्होंने वर्ल्ड रैपिड विमेंस चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है। कौन है? कोनेरू हम्पी। यहां पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर आयोजन कहां हुआ है चैंपियनशिप का। तो वर्ल्ड रैपिड विमेंस चेस चैंपियनशिप 2024 की बात करें तो इसका आयोजन किया गया न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में आयोजन हुआ। फाइनल मैच में इंडिया की कोनेरू हम्पी ने इंडोनेशिया की इरिन सुखंदर को हराया है और इंडोनेशिया की इरिन को हराकर वर्ल्ड रैपिड विमेंस चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता भारत की कोनेरू हम्पी ने। वैसे कोनेरू हम्पी का यह दूसरा खिताब है। इसके पहले भी 2019 में पहली बार इन्होंने वर्ल्ड रैपिड विमेंस चेस चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया था और अब 2024 में एक बार फिर से जीता है। इस तरीके से इस इवेंट को 2 बार जीतने वाली चीन की जू वेनजुन के बाद यह दूसरी महिला खिलाड़ी है जिन्होंने इस खिताब को या इस चैंपियनशिप को दूसरी बार अपने नाम किया है। चीन की जू वेनजुन यह भी 2 बार जीत चुकी है वर्ल्ड रैपिड विमेंस चेस चैंपियनशिप का खिताब और अब 2 बार जीतने वाली दूसरी महिला बनी है पूरे वर्ल्ड में। इंडियन है कोनेरू हम्पी। पहली बार इन्होंने यह खिताब 2019 में अपने नाम किया था और अब 2024 में एक बार फिर से इन्होंने यह खिताब जीता है। देखिए इसी प्रतियोगिता में जो मेल कैटेगरी का खिताब है FIDE वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2024 में मेल कैटेगरी वो रूस के वोलोडर मुर्जिन ने अपने नाम किया। तो मेल कैटेगरी पता चल गई और फीमेल कैटेगरी भी आपको यहां पर क्लियर हो गई। ये इंडियन है तो आपको याद रखना चाहिए। अब यहां पर वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2024 की बात करें तो देखिए रैपिड चेस टूर्नामेंट है जो फॉर्मेट होता है ना वो रैपिड फॉर्मेट में ये खेली जाती है। मतलब चाल चलने के लिए या खेलने के लिए एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है। यहां पर 15 मिनट नॉर्मली और हर चाल के लिए 10 सेकेंड। तो इस तरीके से ये एक रैपिड फॉर्मेट में चेस चैंपियनशिप आयोजित की जाती है। इसकी आयोजन कौन करवाता है? तो वर्ल्ड चेस फेडरेशन इसका आयोजन करवाता है हर साल। वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब फीमेल कैटेगरी का एक इंडियन ने जीता और वो कौन है? तो वो है कोनेरू हम्पी और इस खिताब को 2 बार जीतने वाली वर्ल्ड की दूसरी महिला। आगे आ जाएंगे। अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट कौन? जिम्मी कार्टर का हाल ही में निधन हो गया। इन्हें 2002 में किस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट है जिम्मी कार्टर। देखिए अमेरिका के अभी 47वें प्रेसिडेंट बने, आपको पता होना चाहिए कौन बने। तो ये बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो अब अगर अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट का निधन हुआ है तो आपको याद रखना चाहिए अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट जिमी कार्टर का हाल ही में निधन हो गया। 2002 में इन्हें नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है। कौन है? जिम्मी कार्टर। ये आप यहां पर इमेज देख लीजिए। अमेरिका के 39th प्रेसिडेंट रहे हैं। कब से कब तक? 1976 से 1980 तक। दिसंबर 2024 में हाल ही में अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट जिमी कार्टर का निधन हो गया। प्रेसिडेंट के रूप में इनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद इन्होंने ह्यूमन राइट के लिए बहुत काम किया है।
ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के तौर पर मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अमेरिका में बहुत ही ज्यादा काम किया है। इनकी इसी उपलब्धि के कारण 2002 में जिमी कार्टर को नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। अमेरिका के 39th प्रेसिडेंट 1976 से 1980 तक जिमी कार्टर, हाल ही में इनका निधन हो गया। 2002 में पीस प्राइज दिया जा चुका है नोबेल। डन। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता देता हूं कि ईयर एंड आज लास्ट डे है, कल है न्यू ईयर। तो आप सभी के लिए जो सेल है क्रिसमस की और न्यू ईयर की वो लगातार एक साथ थी, जो कि आगे हार्डली 1-2 दिन कंटिन्यू रहेगी। तो आप जितनी जल्दी हो सके क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए। काफी सारे कोर्सेस, ऑलमोस्ट सभी कोर्सेस आपको बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में बहुत ही अच्छे डिस्काउंट पर अवेलेबल है। जो भी आपकी एग्जाम रिक्वायरमेंट है उस आधार पर आप सभी कोर्सेज को, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मदद कर सकता है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में। तो जल्दी कीजिए, सेल आपके लिए 1-2 दिन और रहेगी, तो इसका फायदा उठाइए। और इसके अलावा देखिए, अगर आप 100 आवर जीएस को ज्वाइन करते हैं तो आप हमारी सिविल सर्विसेज की आरंभ बैच को 99 रुपीज में ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए। कोई भी हर्डल आता है, कोई भी आपका डाउट है तो नीचे हेल्पलाइन नंबर है, कॉल कर दीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए। हमारी जो सपोर्ट टीम है वो आपकी मदद कर देगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, तब तक हम दुनिया के 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन है? तो दुनिया के 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बनी है काम्या कार्तिकेयन। कौन बनी है? काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन की बात करें ना तो मात्र 17 साल की इनकी एज है। मुंबई से बिलोंग करती है, मुंबई के नवी चिल्ड्रन स्कूल की छात्रा है काम्या कार्तिकेयन। वर्ल्ड की 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला, एक इंडियन, महाराष्ट्र के मुंबई के रहने वाली, 17 साल की उम्र में। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस, ऑस्ट्रेलिया की माउंट कॉस्युस्को, साउथ अमेरिका की माउंट अकांकागुआ, नॉर्थ अमेरिका की माउंट डेनाली, एशिया की माउंट एवरेस्ट, सबको फतह किया है 17 साल की उम्र में। कौन है? काम्या कार्तिकेयन। कहां की रहने वाली है? मुंबई की। ठीक है। प्रो कबड्डी लीग का 11वां सीजन किस टीम ने जीता है? प्रो कबड्डी लीग हाल ही में आयोजन किया गया था, इसका 11वां सीजन अपने नाम किया है हरियाणा स्टीलर्स ने। हरियाणा स्टीलर्स ने फाइनल में पटना पायरेट्स को हराया है और प्रो कबड्डी लीग का 11वां सीजन अपने नाम किया। आपको पता है प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब की गई थी? 2014 में। कमेंट में बताना पहला सीजन किसने जीता है। वैसे पता होता है अधिकतर स्टूडेंट को, पर कमेंट में बताना कि पहला सीजन प्रो कबड्डी लीग का किसने जीता था। हम 11वें सीजन की बात करते हैं। हाल ही में पटना पायरेट्स और हरियाणा स्टीलर्स के बीच में फाइनल खेला गया। देखिए, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है एसएससी एमटीएस में, तब 8th सीजन के बारे में पूछा था, 11वां हो गया है तो हम 11वें को याद करेंगे। प्रो कबड्डी लीग का 11वां सीजन का फाइनल मैच पुणे के श्री छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेला गया। फाइनल मैच में हरियाणा स्टीलर्स ने पटना पायरेट्स को हराकर प्रो कबड्डी लीग का 11वां सीजन अपने नाम किया। हरियाणा स्टीलर्स का यह पहला ही खिताब है प्रो कबड्डी लीग का। सॉरी, सर्दी है, काफी वायरल चल रहा है, आपको भी पता है कंटिन्यू, क्योंकि मौसम भी काफी खराब है तो ठीक मतलब गला बैठा हुआ है तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। ओके, आराम से देखिए, समझिए। तो हरियाणा स्टीलर्स ने पहली बार प्रो कबड्डी लीग का खिताब अपने नाम किया है ना, हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है। यहां पर अवार्ड की बात करते, देखिए रनर अप और विनर दोनों को याद करना चाहिए आपको। तो विनर हो जाता है हरियाणा स्टीलर्स और रनर अप हो जाता है पटना पायरेट्स। अब देखिए, अगर हम अवार्ड की बात करते हैं तो बेस्ट राइडर ऑफ सीजन 11 सीजन के लिए देवांग, जो कि पटना पायरेट्स के खिलाड़ी है। बेस्ट डिफेंडर ऑफ सीजन 11 नितेश कुमार, तमिल थलाइवास के खिलाड़ी है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन यह है मोहम्मद रजा सिद्दीकी, हरियाणा स्टीलर्स के लिए खेलते हैं।
और स्पोर्ट्स न्यू ईयर प्लेयर ऑफ सीजन 11 ये दिया गया अयान को, जो कि पटना पायरेट्स के खिलाड़ी है। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत 2014 में की गई थी। एक प्रोफेशनल कबड्डी लीग है इंडिया में। 10th सीजन जो कि लास्ट ईयर आयोजित किया गया था, इसका विनर पुनेरी पल्टन था। और अब 11th सीजन में विनर कौन, तो ये हो जाता है हरियाणा स्टीलर, और इस बार पटना पायरेट्स रहा है रनर अप। आगे आते हैं। बुक स्टम्प्ड किस भारतीय खिलाड़ी या क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी है? बुक स्टम्प्ड की बात करें तो यह ऑटोबायोग्राफी है सैयद किरमानी की। 1983 में हम जो वर्ल्ड कप जीते थे ना, उसकी टीम के हिस्सा थे सैयद किरमानी, विनर टीम के हिस्सा थे। हमने 1983 में पहली बार 50-50 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, अगर आपको याद हो तो, कपिल देव, है ना। तो इंडिया के फॉर्मर विकेट कीपर हैं सैयद किरमानी। इन्होंने अपनी बुक को लॉन्च किया। इनकी बुक का नाम है स्टम्प्ड, ऑटोबायोग्राफी है। क्रिकेट में इनका संघर्ष कैसा रहा और क्रिकेट के बाहर भी इनके निजी जीवन के जो अनुभव हैं, जो घटनाएं हैं, उनको साझा किया है सैयद किरमानी ने अपनी इस बुक में। स्टम्प्ड सैयद किरमानी की ऑटोबायोग्राफी है, जो कि 1983 में वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम का हिस्सा थे, क्रिकेटर हैं। अब इनके अलावा जो अदर फेमस क्रिकेटर, उनकी ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी है, तो मैं आपको काफी बार बता चुका हूं, लेकिन पूछी जाती है तो एक बार फिर रिपीट करता हूं। सचिन तेंदुलकर, प्लेइंग इट माय वे, इनकी ऑटोबायोग्राफी है। वीवीएस लक्ष्मण, इनकी ऑटोबायोग्राफी है 281 एंड बियॉन्ड। सौरव गांगुली, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। युवराज सिंह, द टेस्ट ऑफ माय लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर। सुनील गावस्कर, सनी डेज। राहुल द्रविड़, द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट। कपिल देव, स्ट्रेंथ फ्रॉम द हार्ट, कपिल देव की ऑटोबायोग्राफी। तो ये कुछ क्रिकेटर हैं स्पेशली इंडियन, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद तो फिर इंटरनेशनली बहुत सारे क्रिकेटर हैं जिनकी ऑटोबायोग्राफी देखने को मिलती है समय समय पर, तो उनकी अगर कभी हो तो वो भी याद कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन, 30 दिसंबर 2024 को इसरो ने स्पेडेक्स मिशन लॉन्च किया है। स्पेडेक्स का पूर्ण रूप क्या है? स्पेडेक्स एक मिशन को 30 दिसंबर को लॉन्च किया है इसरो ने। इस साल का लास्ट मिशन है इसरो का। इसके बारे में हमने बात भी की थी। यह है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। स्पेडेक्स पूर्ण रूप क्या है स्पेडेक्स का? स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। आंसर सी। होगा क्या डॉकिंग एक्सपेरिमेंट में? होगा क्या, एक ही रॉकेट से 2 सैटेलाइट छोड़े जाएंगे और उनको अंतरिक्ष में जोड़ा जाएगा। डॉकिंग बहुत टफ प्रोसीजर है, लेकिन इंडिया ने यहां पर रिस्क लिया है भाई। 30 दिसंबर 2024 को इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा पर जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, वहां से PSLV C60 के माध्यम से स्पेडेक्स मिशन को लॉन्च किया है। रॉकेट का नाम क्या है? PSLV C60। स्पेडेक्स मिशन को हमने लॉन्च किया है। स्पेडेक्स का पूर्ण रूप है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। और लॉन्च के साथ ही इंडिया स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन लॉन्च करने वाला US, रशिया और चाइना के बाद दुनिया का चौथा देश बन गया है। अब यहां पर डॉकिंग एक्सपेरिमेंट अभी मैंने आपको बताया कि स्पेडेक्स मिशन क्या है। 2 सैटेलाइट भेजे जाएंगे और अंतरिक्ष में जाकर उनको आपस में जोड़ा जाएगा, मर्ज किया जाएगा। बहुत ही टफ प्रोसीजर। तो स्पेडेक्स मिशन लॉन्च करने वाला वर्ल्ड का चौथा देश बना है इंडिया। सैटेलाइट कौन सी यूज करी है? PSLV C60। यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। दिसंबर 2024 में किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो क्या होता है, देखिए गवर्नमेंट एप्लीकेशन पर शिकायत करने में ना एक जो लैंग्वेज होती है ना, बहुत बड़ा बैरियर होता है। तो भाई बोल के आप डायरेक्ट टाइप कर सकते हो। बहुत जगह बहुत सारे जो एप्लीकेशन है उसमें भी ये होता है, आप बोल के टाइप कर लेते हो, तो भाषा की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। वो खुद ही ट्रांसलेट भी कर लेगा। इस तरीके से जो स्वर प्लेटफॉर्म है उसे लॉन्च किया है गुजरात सरकार ने। आंसर है, किसने लॉन्च किया? गुजरात ने। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? शिकायत के दौरान होने वाली जो भाषा संबंधी परेशानियां हैं अलग अलग विभाग में, उससे लोगों को छुटकारा मिले।
तो दिसंबर 2024 में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। स्वर प्लेटफॉर्म का फुल फॉर्म देखें तो स्पीच एंड रिटर्न एनालिसिस रिसोर्स प्लेटफॉर्म स्वर का पूर्ण रूप है। यह एक स्पीच टू टेक्स्ट प्लेटफॉर्म है, बोलो और टाइप कर लो, जिसे चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक पर्टिकुलर टीम है उसके सहयोग से विकसित किया है। लोगों को राहत हो भाई, शिकायत करने में भाषा हर्डल ना बने, इसलिए लॉन्च किया है स्वर प्लेटफॉर्म। किस गवर्नमेंट ने? गुजरात सरकार ने। आगे आइए, किस राज्य ने 53 सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता? 53 सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 आयोजन कहां हुआ? आयोजन हुआ है केरल में, और यहां पर विनर भी केरल की टीम रही है। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। 53 सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का आयोजन केरल में किया गया, और केरल की ही हैंडबॉल टीम ने इस टूर्नामेंट को या चैंपियनशिप को अपने नाम किया है। आयोजन केरला। फाइनल मुकाबले में केरल ने चंडीगढ़ को हराया, और चंडीगढ़ को हराकर 53 सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता। इस चैंपियनशिप की बात करें तो नेशनल लेवल की एक हैंडबॉल कंपटीशन या चैंपियनशिप है, जिसका आयोजन हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा करवाया जाता है। 2024 में 53वां संस्करण है सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का। आयोजन केरल में किया गया, विनर केरल रहा, और रनर अप कौन रहा? तो चंडीगढ़ की हैंडबॉल टीम यहां पर रनर अप रही है। आगे, किस राज्य में काग्येद नृत्य महोत्सव शुरू किया गया? तो काग्येद नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया है भारत के सिक्किम राज्य में। कहां किया गया है? सिक्किम राज्य में। ओके, सिक्किम, डन। सिक्किम में वहां के जो बौद्ध धर्म से संबंधित अनुयायी है, उनका एक त्योहार है। आंसर ले लें हम, आंसर ए। कौन सा त्योहार है? काग्येद नृत्य। देखिए, एक नृत्य किया जाता है काग्येद के नाम का। सिक्किम में जनरली जो बौद्ध मठ है, वहां पर जो बौद्ध अनुयायी है, वो तिब्बती कैलेंडर के 10वें महीने में इस त्योहार को मनाते। यहां पर इस वक्त संस्कृति को प्रमोट करते हुए काग्येद नृत्य किया जाता है, इसीलिए त्योहार का नाम पड़ गया है काग्येद नृत्य महोत्सव। इस उत्सव का आयोजन बौद्ध मठों में किया जाता है। पुराने जितने भी बौद्ध मठ और महल है वहां पर किया जाता है। जो नृत्य करते हैं उन्हें कहा जाता है लामा, एक धर्म गुरु की तरह। लामा देवी देवताओं है ना, वो जो देवी देवता है उनके नाम पर नृत्य करते हैं, जो तंत्र विद्याएं हो उनको साधते, और जो देवी देवता होते हैं ना यहाँ पर बौद्ध धर्म के, जिनके सामने नृत्य किया जाता है, उनको काग्येद कहा जाता है। और उनके सामने जो नृत्य हुआ वो काग्येद नृत्य, बौद्ध धर्म से संबंधित। बौद्ध धर्म में ये एक विश्वास है कि आत्माओं से जो हमारे देवी देवता हैं बौद्ध धर्म के, वो रक्षा करेंगे। स्वास्थ्य की कामना की जाती है, सौभाग्य की कामना की जाती है। तो इसे जिस उत्सव के रूप में मनाया जाता है सिक्किम में, वो काग्येद नृत्य महोत्सव है। बौद्ध धर्म से संबंधित नृत्य महोत्सव काग्येद सिक्किम राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, भारत की ओर से सबसे तेज 200 टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? भारत की ओर से सबसे तेज 200 टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज की बात करें तो यह है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह ने 200 टेस्ट विकेट लिए हैं हाल ही में, और भारत की ओर से तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह सबसे तेज 200 टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। जो 200वां टेस्ट विकेट है ना, ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड का इन्होंने हाल ही में लिया है। जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी 8,484वीं जो गेंद फेंकी है उसमें 200वां विकेट लिया। इसके पहले मोहम्मद शमी के नाम यह रिकॉर्ड था, जिन्होंने 9,896वीं गेंद के बाद यह उपलब्धि हासिल की थी। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने इस उपलब्धि को 8,484वीं गेंद में ही हासिल कर लिया, ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड को आउट करके। तो सबसे स्पीड में तेज
200 टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन? जसप्रीत बुमराह, है ना। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह की बात करते हैं तो वकार यूनिस, डेल स्टेन और कॉगिसो रवाडा, इनके बाद 200 विकेट हासिल करने वाले ये चौथे फास्ट बॉलर के रूप में रजिस्टर्ड हुए हैं। तो जसप्रीत बुमराह ने कारनामा किया है। आप तो इंडिया से याद रखो यहां पर कि इंडिया के सबसे फास्ट 200 विकेट लेने वाले व्यक्ति कौन? तो ये हो गए कौन? तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, इंडियन फास्ट बॉलर है। यॉर्कर तो बहुत ही शानदार, वर्ल्ड कप में हमने 2020 वर्ल्ड कप में इनका कारनामा देखा भी था, बहुत ही अच्छे प्लेयर है हमारे। तो 200 टेस्ट विकेट सबसे तेज लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह बन गए। ओके, तो यहां पर 31 दिसंबर के सभी करंट अफेयर को हमने डिटेल में समझ लिया। अब हम बात करेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर को, रिवाइज कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। यहां पर क्या पढ़ा था कल के सेशन में हमने? 18th सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य में आयोजित की जा रही है? तो सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है इंडिया और नेपाल के मध्य में। इस साल आयोजित किया जा रहा है 18th सीजन। दिसंबर 2024 में भारत के किस क्रिकेटर को मेलबर्न क्रिकेट क्लब की मानद सदस्यता दी गई है? तो ये हो जाएंगे सचिन तेंदुलकर। चर्चा में रहा काला सागर की सीमा किस देश से नहीं लगती? तो ये नहीं लगती सऊदी अरब से। कावेरी इंजन किस संगठन द्वारा विकसित किया गया था? तो इसे विकसित करने का श्रेय दिया जाता है डीआरडीओ को, कावेरी इंजन। सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के पूर्व अध्यक्ष ओसामू सुजुकी का निधन हो गया। ओसामू सुजुकी को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो इन्हें पद्म भूषण दिया गया था 2007 में। दिसंबर 2024 में जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी और सीईओ निम्नलिखित में से कौन अपॉइंट किए गए? तो ये अपॉइंट हुए हैं अमिताभ चटर्जी। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 में कितने प्रतिशत महिलाओं ने वोट डाला था? 65.78%। दिसंबर 2024 में एनएबीएल का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया? तो एनएबीएल का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है किसे? तो ये हो जाएंगे संदीप शाह, डॉक्टर संदीप शाह। आगे, हाल ही में चर्चा में रही कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलती है भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में। और लास्ट क्वेश्चन हमारा था, दिसंबर 2024 में एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम के लिए मणिपुर और किस राज्य के मध्य समझौता हुआ? तो यह समझौता हुआ है मणिपुर और यूपी के मध्य में। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन में हमने डिटेल में समझे थे। अब आ जाते हैं हम लास्ट डे के जो हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे थे उनका आंसर ले लेते हैं। बुक विटनेस किस भारतीय की ऑटोबायोग्राफी है? तो साक्षी मलिक की ऑटोबायोग्राफी है। 34th व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? तो यह दिया गया सूर्यबाला को। बुक द सैडनिक वर्सेस किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसे लिखा है सलमान रुश्दी ने। ओके, तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर यहां पर हमने ले लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे तीनों हमारे। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे देख लीजिए। किस फुटबॉल टीम ने ड्यूरेंट कप 2024 का खिताब जीता है? कोन्याक किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? सेकेंड। और 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन की थीम क्या है? तीनों ही क्वेश्चन का आंसर कमेंट में कीजिएगा। सेशन कैसा लगा कमेंट में बताइए। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दी गई है, चेकआउट कीजिए। काफी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है तो उसका फायदा उठाइए। चलिए कल के सेशन में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।